नमस्कार बच्चों एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि बच्चों आपने पेपर दिया होगा इस बार का NDA 2 2022 का पेपर, जिसमें गैट के पेपर में जीके के पेपर के अंतर्गत उसमें ये देखा गया कि हिस्ट्री से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार जो है यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। लगभग जो है 22 से 24 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए गए हैं। और इससे पहले जो है एनडीए एग्ज़ाम के इतिहास में कभी भी इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदलने का ज़रूरत है, रणनीति बदलने की ज़रूरत है कि जो अभी तक हम लोग जो है पॉलिटी ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, अब हमको जो है हिस्ट्री पे भी फोकस करने का ज़रूरत है। हिस्ट्री को इग्नोर आप नहीं कर सकते और हिस्ट्री से जो है क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। तो आने वाले NDA 1 2023 में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो बच्चों इसकी महत्ता, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज हम लोग जो है पूरे सिलेबस को एक एक करके जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो हिस्ट्री के अंतर्गत जो है, इतिहास के अंतर्गत जो है तीन मेजर टॉपिक्स हैं, तीन बड़े टॉपिक्स हैं, जिसमें अगर आप आएंगे तो एक एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन इतिहास, या आप बोल सकते हैं इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो पोर्शन है मेडुअल हिस्ट्री, या आप बोल सकते हैं मेडुअल इंडिया, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और उसी दरमियान, हिस्ट्री के दरमियान वर्ल्ड लेवल पे भी जो है हिस्ट्री डेवलप हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व का इतिहास। तो विश्व का इतिहास कोई अलग से टॉपिक्स हम लोग नहीं करते, वो जब नेशनल मूवमेंट हम लोग करते हैं तो उसी दरमियान जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक्स आते रहते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार या प्रथम विश्व युद्ध, उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके अलावा रशियन रिवॉल्यूशन, जर्मन रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन हुए, उन रिवॉल्यूशन से संबंधित बातें हम लोग जो है करते हैं। तो आइए जो है लेट नहीं करते हैं, सिलेबस को एक एक करके हम लोग देखते हैं और हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक एंशिएंट है, कहाँ से कहाँ तक मेडुअल है और कहाँ से कहाँ तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। एक एक करके सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर कम समय में कैसे जो है हिस्ट्री को जो है तैयार किया जाए। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री। क्या दिख रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो ये आपके सामने दिख रहा है कि हमने हिस्ट्री का जो है क्या किया है, वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री, या जिसे हम लोग बोलते हैं प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, और जिसका समय जो है कब से कब है, इसका जो समय है प्री हिस्टोरिक से लेकर 700 AD तक। 700 AD तक जो है अगर आप आएंगे 700 ईस्वी तक आपको जो है प्राचीन भारत का इतिहास मिलेगा। और इस प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हम लोग अभी सिलेबस को क्या करेंगे, देखेंगे। दूसरा जो पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुअल इंडिया, या जिसको बोलते हैं मेडुअल हिस्ट्री, या जिसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। क्या बोलते हैं इसको? मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर आप आएंगे तो इसका समय हम लोग देखते हैं 700 से लेकर 1857, 1857, 700 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक जो है
हम लोग जो है मेडुअल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। आपके एनडीए एग्जाम के लिए मेडुअल हिस्ट्री का टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 1857 कर दिया है। तो 1857 में अगर आप आएंगे यहाँ पे इसको कैटेगराइज करेंगे तो 1757 से 1857 का जो हिस्ट्री है ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस बार के भी एग्जाम में भी जो है आपके जो है क्वेश्चंस क्या किए गए यहाँ से पूछे गए। तो इस प्रकार ये टाइम पीरियड का जो भी हिस्ट्री डेवलप हुआ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अगर बच्चों आप आइएगा तो ये हम लोग 1857 से 1947 का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1857 में जब फर्स्ट नेशनल मूवमेंट होता है या 1857 का रिवोल्ट होता है तो उसी के बाद भारतीयों में, इंडियन में एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, एक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होना क्या होता है, शुरू होता है। और धीरे धीरे जब डेवलप होना शुरू होता है उनके अंदर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, तो आप देखेंगे 1857 में भले जो है इंडियन अंग्रेजों से जो है हार जाते हैं, बट एक्चुअल में इंडियन को ये समझ में आ जाता है कि अंग्रेज जो है बेसिकली ये हमारा विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। दूसरी बात क्या समझ में आई? दूसरी बात अंग्रेजों को भी अब ये समझ में आ गया कि अब इंडिया में रह के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना, शासन करना उतना आसान नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए अपने स्ट्रेटजी में, अपने रणनीति में चेंज करने का ज़रूरत है, परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने बोला कि 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था 1914 से 1918 का समय। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था 1939 से 1945 का समय। उसके अलावा जर्मन रशियन रिवॉल्यूशन, क्रांति कैसे हुई, उस क्रांति से जो है हर कोई सीखने का प्रयास करता है। तो ये सारे टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री कोई अलग से टॉपिक्स नहीं करते हम लोग, उसी दरमियान जो है टॉपिक्स को ये कवर कर लेते हैं। तो ये हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पे अगर आप आएंगे तो एंशिएंट प्राचीन भारत, मेडुअल इंडिया मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, और वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व का इतिहास, ये जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आइए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, फिर हम लोग मेडुअल का देखेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न का देखेंगे और फिर हम लोग वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। और ये सिलेबस देखने के बाद हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे जो है कम समय में इस हिस्ट्री जैसे लेंदी टॉपिक्स को क्या किया जाए, तैयार किया जाए। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं कि उस सोर्स से जो है हम लोग जो है कम समय में टॉपिक को क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। तो चलो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट हिस्ट्री का या प्राचीन भारत का जो समय है वो प्री हिस्टोरिक से लेकर 700 AD तक जो है हम लोग एंशिएंट का टॉपिक करेंगे। अब देखिए एंशिएंट के टॉपिक में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा, अगर आप देख रहे होंगे डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा है, पेलियोथिक पीरियड जिसका समय था 2 मिलियन BC से 10,000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व
या पहले की बात के बारे में बात किया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत फायर का मतलब कि कैसे आग का खोज किया गया, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो दूसरा टूल्स मेड अप ऑफ लाइमस्टोन्स, कैसे जो है वैसे पत्थर्स के खोज किए गए जिससे आग जनरेट किया गया, फायर किया गया, और उस फायर का प्रयोग करके लोग भोजन बनाना क्या किए, शुरू किए। उसके अलावा ऑस्ट्रिच एग्स, उसके अलावा आप आएंगे इम्पॉर्टेंट पैलोथिक साइट्स। तो कहने का मतलब अगर आप आएंगे तो आपसे पूछ दिया जाता है कि आग का खोज कब हुआ, प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में आपसे पूछ दिया जाता है कि जो है पत्थर्स जिससे जो है वो क्या बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, जिससे वो जंगली जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। ये कैसे कैसे धीरे धीरे डिस्कवर्स हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है इसके अंतर्गत क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं तो टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा उसके हिस्ट्री में जाने का ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके का हम लोग टू द पॉइंट क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे, दूसरा जो टॉपिक्स आपके सामने दिख रहा है एंशियंट हिस्ट्री में, वो आपके सामने दिख रहा है मेसोलिथिक पीरियड, जिसका समय था 10,000 BC से 8,000 BC, 10,000 BC टू 8,000 BC। एक बात और समझ लीजिए, जो BC होता है बिफोर क्राइस्ट, वो जो समय होता है वो समय अधिक से कम की ओर चलता है। कैसे चलता है, अधिक से कम की ओर। अभी ये AD और BC को हम लोग एक ग्राफ बना के समझ लेंगे, जिसमें जो है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है, तो उसको समझेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं सेकेंड टॉपिक, मेसोलिथिक पीरियड 10,000 BC से 8,000 BC, और BC का मतलब हम लोगों ने देखा कि बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए इसके अंतर्गत टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो मेजर क्लाइमेटिक चेंज हैपेंड, कहने का मतलब कि उस समय कैसे जो है क्लाइमेट, जलवायु क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके बारे में। उसके अलावा अगर आप आएंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दैट इज कैटल रेयरिंग स्टार्टेड, किस तरीके से जो है एनिमल्स या जानवरों का क्या किया गया, शिकार किया गया, ये सारे कैसे खोज किए गए, डिस्कवर किए गए, ये सारे टॉपिक्स। उसके अलावा अगर आप आएंगे माइक्रोलिथ्स फाउंड एट ब्रह्मगिरी, मैसूर, नर्मदा, विंध्य, गुजरात, ये सारे जो प्रदेश कैसे कैसे जो है चर्चा में आए, कैसे कैसे बने, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, एंशियंट के नेक्स्ट टॉपिक पे। थर्ड पे अगर आप आएंगे नियोलिथिक पीरियड 8,000 BC से 4,000 BC, जिसमें अगर आप आएंगे तो कैसे कैसे एग्रीकल्चर का स्टार्ट किया गया, कृषि कैसे करना शुरू किए, व्हील डिस्कवर्ड, कैसे जो है पहिए का निर्माण किया गया या पहिए का खोज किया गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे इनेमेगन एंड अर्ली विलेज का खोज किया गया, कैसे कैसे विलेज का विकास हुआ। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। उसके अलावा अगर आप आएंगे कैसे कैसे छोटे छोटे नगर डेवलप हुए, ये सारे मुद्दे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा चौथा टॉपिक अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कैलकोथिक पीरियड 4,000 BC से 1,500 BC, जिसमें कॉपर एज के बारे में देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, सिंधु सभ्यता या कल्चर के बारे में देखेंगे, जिसका समय 2700 BC से 1900 BC आपको दिखाई देगा। उसके अलावा कल्चरल एट ब्रह्मगिरी, नवादा टोली या नर्मदा रीजन, इस सब रीजन में कैसे कल्चर या संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। उसके अलावा अगर आप आएंगे महिषादल, वेस्ट बंगाल, चिरानंद, गंगा रीजन, इन सब रीजन में कैसे कैसे जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे डेवलप हुआ, सेटलमेंट कैसे किया गया, कैसे लोग घर बना के रहना शुरू किए, कैसे एग्रीकल्चर शुरू किए, कैसे बिजनेस व्यापार शुरू किए, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर आप आएंगे एंशियंट हिस्ट्री में तो आयरन एज के बारे में। आयरन एज का जो समय था 1500 BC से 200 BC, जिसमें वैदिक पीरियड देखेंगे। वैदिक पीरियड में अगर हम लोग देखेंगे वेदाज के बारे में, वेद के बारे में कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे वेद हैं। इन वेद का क्या इम्पोर्टेंस है, इन वेद के मंडल में किसका जिक्र किया गया है, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। तो जैनिज्म एंड बौद्धिज्म जो है रिलीजन से जुड़ा टॉपिक है, रिलीजन या धर्म से जुड़ा टॉपिक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे महाजनपद के बारे में, कैसे महाजनपद बने, नंबर ऑफ महाजनपद कितने थे, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मगध एम्पायर्स के बारे में। उसके अलावा अगर आप आएंगे शिशुनाग डायनेस्टी। उसके अलावा अगर आप आएंगे नंदा एम्पायर। उसके अलावा अगर आप आएंगे पर्शियंस। ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे इसके बाद मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का समय था 321 से लेके 185 BC। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत मौर्य एम्पायर के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट किंग हुए, सम्राट हुए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे जो है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार किया, कैसे उन्होंने प्रशासन किया, शासन किया, उन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे गुप्ता किंगडम जिसका समय 300 AD से 800 AD, और इसका जो क्लासिकल पीरियड था जिसमें इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गुप्ता पीरियड्स में जो है किस तरीके से कौन कौन से शासक ने क्या क्या कार्य किए, और इनके समय में सबसे ज़्यादा जो है अगर आप देखेंगे आर्किटेक्चर का विकास हुआ। इसमें जो है बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, बहुत सारे सिक्कों को जारी किया गया, और इस समय जो है सबसे ज़्यादा कल्चर एंड ट्रेंड का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट जो हम लोग का सेकेंड जो है टॉपिक होगा, वो टॉपिक है मेडुअल हिस्ट्री। कौन सा टॉपिक है, मेडुअल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। मेडुअल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। और मेडुअल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत में अगर आप आएंगे तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री समाप्त होगा 700 AD में गुप्ताज के बाद वैसे ही जो है हम लोग का मध्यकालीन भारत क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो मध्यकालीन भारत में अगर आप आएंगे तो जनरली जो है यही एक टॉपिक कराया जाता है जिसमें दिल्ली सल्तनत का बात होता है, और दिल्ली सल्तनत का समय जो है 1206 AD से लेके 1526 AD। मतलब कहने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत का जो समय था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जिसमें अगर आप देखेंगे स्लेव डायनेस्टी, उसके अलावा खिलजी डायनेस्टी, आप देखेंगे तुगलक डायनेस्टी, आप देखेंगे सैयद डायनेस्टी, आप देखेंगे लोधी डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे वंश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, लेकिन अब चूंकि हिस्ट्री का जो है सिलेबस में दिया गया है तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे मुगल्स के बारे में, मुगल्स के बारे में अगर आप आएंगे तो जो मुगल्स का समय रहा, मुगल्स में 1526 से 1857 तक, 1526 से लेकर 1857 तक जो है मुगल्स के बारे में जो है डिस्कशंस किया गया है, या ये चर्चा में हमेशा बने रहेंगे। जिसमें अगर आप आएंगे सबसे पहले ग्रेट मुगल्स, फिर लेटर मुगल्स। ग्रेट मुगल्स का मतलब क्या है, ग्रेट मुगल्स का मतलब कि ये ग्रेट मुगल्स हम लोग जो है बाबर से लेके औरंगजेब तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, बाबर से औरंगजेब तक जो है हम लोग ग्रेट मुगल्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। और उसके बाद
औरंगजेब के बाद जो है जितने भी मुगल शासक आए उनको हम लोग लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर 1857 के रिवोल्ट में आप देखेंगे तो 1857 के रिवोल्ट में जब सैनिक जो है विद्रोह करके वहाँ से निकलते हैं तो सबसे पहले मुगल सम्राट के पास ही पहुँचते हैं और मुगल सम्राट से ये गुहार लगाते हैं कि आप हमको नेतृत्व प्रदान करें, आप हमको लीडरशिप प्रदान करें और हम आपके नेतृत्व में जो है अंग्रेज़ों से क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो वो जो बहादुर शाह थे वह जो है लेटर मुगल्स के अंतर्गत थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस। अराइवल्स ऑफ यूरोपियन में अगर आप आएंगे तो इसमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियां जो है भारत आई, उनका क्रम क्या रहा। तो अगर आप आएंगे कंपनियों के भारत आगमन पे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो है पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद आप देखेंगे डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद जो है कौन आए, फ्रांसीस आए और फ्रांसीस के बाद स्वीडिश आए। इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो जो यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम था भारत में यही था PDBDFS। पी का मतलब पुर्तगालिस, डी का मतलब डच, डच ये जो है आयरलैंड के थे, ये जो है नीदरलैंड के थे डच। उसके अलावा अगर आप आएंगे बी का मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद जो है डेनिश, डेनिश डेनमार्क के थे, फ्रांसीस फ्रांस के थे और स्वीडिश स्वीडन के थे। इस क्रम में ये भारत आए और भारत में आए इन कंपनियों के बीच कंपटीशंस हुआ और इन कंपटीशंस में विजयी कौन रहा, तो विजयी जो है अंग्रेज रहे और अंग्रेज इन सभी कंपनियों को इस व्यवस्था से जो है बाहर करते हुए या उनको हाशिए पे करते हुए वो अपने रणनीतियों के माध्यम से भारत में लगभग उन्होंने जो है 250 सालों तक क्या किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, शासन किया। और इसी आप पूरे हिस्ट्री में देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ कौन है, इंडियन है। इंडियन क्या करेंगे, अंग्रेजों के अगेंस्ट में मूवमेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे और अपना कुछ डिमांड करेंगे। उस डिमांड को उनसे मनाने के लिए वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और ये मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इंडियन का डिमांड बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इंडियन जो है ब्रिटिशर से ये कहेंगे कि ऐसा है आप हमको हमारे हाल पे छोड़ दो और आप जो है देश छोड़ के क्या कर जाओ, चले जाओ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या था, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है तो उसमें जो है जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हुए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, चाहे वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, ये लोग जो है मूवमेंट के मेन स्ट्रीम में थे ही नहीं। उनको जो है अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये स्वतः अपने आप ही जो है इंडियन लोगों ने क्या किया, जारी किया। और उसमें महात्मा गांधी ने जो है एक स्लोगन दिया, नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो। करो या मरो, मरो से ये मतलब नहीं था कि आप अपना जान दे दो, जान देने से मतलब नहीं था। मरो से मतलब ये था कि इस मूवमेंट में अपना पूरा का पूरा एनर्जी झोंक दो और ये लास्ट मूवमेंट है। इस एनर्जी को देख के अंग्रेज ऑटोमेटिकली जो है देश क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो डू एंड डाई का मीनिंग यही था। और आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडिया को जो है बहुत सारा सफलता मिलता है और उसी समय बहुत सारे लोग पैरेलल गवर्नमेंट का जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है पैरेलल गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, जिसमें आप देखेंगे बलिया के चित्तू पांडे, जिन्होंने बलिया में जो है क्या किया, पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार का उन्होंने क्या किया, गठन किया। 1942 के बाद जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट समाप्त होता है तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर अंग्रेजों ने भारतीयों को ये बोल दिया कि आप अपने लिए एक संविधान का निर्माण करें, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके लिए होगा कि आप कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आप लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए क्या ड्यूटीज होगा, क्या राइट्स होगा,
कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दी गई, लिख दी गई। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये सारे मुद्दे इसमें जो है हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे इसी में अदर किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे मराठा हो गए, जैसे सिख हो गए, तो मराठा और सिखों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को चैलेंज करने वाला, चुनौती देने वाला भारत में कोई और पावर बचता ही नहीं, शक्ति बचती ही नहीं। अब अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जो लोकल पावर थे, जो स्थानीय शक्तियाँ थी, जैसे मराठा क्षेत्र में मराठा, सिखों के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में सिख, साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो मैसूर के क्षेत्र में जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे लोग क्या थे, एक्टिव थे। और बाद में अंग्रेजों ने जो है इन लोकल पावर्स से भी लड़ाई किया और इन लोकल पावर्स को भी उन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया। आप देखेंगे एंग्लो मराठा वार होता है, जिसको बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आप देखेंगे एंग्लो सिख वार होता है, इसको बोलते हैं आंग्ल सिख युद्ध। आप देखेंगे साउथ इंडिया में एंग्लो मैसूरी वार, जिसको बोलते हैं कर्नाटक वार, और इसी कर्नाटक वार में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जो है क्या किए जाते हैं, मारे जाते हैं। कुल मिला के लोकल पावर से भी अंग्रेज क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं। अब आइए आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखिए अगर आप आएंगे तो अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। तो आधुनिक भारत के इतिहास में अगर आप आएंगे तो हम लोग 1857 के बाद से लेकर 1947 तक हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कैसे कैसे इंडियन ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट में उनको सक्सेस भी मिला और वो अनसक्सेस भी हुए, और धीरे धीरे ये करते करते वो अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं 1947 में। तो इंडियन का गोल क्या था? इंडियन का गोल ये था कि अंग्रेजों के गुलामी से क्या होना, मुक्ति पाना, या आप कह सकते हैं कि उनको फ्रीडम चाहिए था, उनको स्वतंत्रता चाहिए था। वो ये चाहते थे कि आप हमको मेरे हाल पे छोड़ के जाओ, मैं अपना शासन अपने लोगों के लिए स्वयं क्या कर लूँगा। तो आइए मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें अगर आप आएंगे सबसे पहला टॉपिक आपके सामने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, जिसको हम लोग 1857 के रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, या 1857 की क्रांति। क्या बोलते हैं? 1857 की क्रांति या रिवोल्ट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1857 का रिवोल्ट क्या था, उसका सक्सेस क्या था, उसका अनसक्सेस क्या था। लोग तो ये बोलते हैं कि ये आंदोलन जो है पूरी तरीके से क्या था, अनसक्सेस था, असफल था। लेकिन मेरा मानना ये है कि भले ही अनसक्सेस था, लेकिन इंडियन लोगों के बीच या भारतीयों के बीच इस बात का नॉलेज हो गया, इस बात का अवेयरनेस हो गया, जागरूकता हो गया कि अंग्रेज जो है उनके फेवर में कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने फायदे के लिए कार्य क्या कर रहे हैं। तो इस आधार पे अगर आप देखिएगा तो 1857 का रिवोल्ट जो है अनसक्सेस नहीं रहा, बल्कि क्या रहा, सक्सेस रहा। नेशनलिज्म के स्तर पे आप देखिएगा कि धीरे धीरे जैसे 1857 के रिवोल्ट के बाद 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। फिर आप देखेंगे कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म आता है, और धीरे धीरे जब इंडियन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे,
तो भले वो मूवमेंट सक्सेस नहीं रहा, लेकिन हर मूवमेंट में वो जो है उनके अंदर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या होते रहा, इंक्रीज करते रहा, बढ़ते रहा। फिर अब देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक देखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंड टॉपिक हम लोग का होगा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में होता है और 1885 में जो है पहला कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन इंडियन को मिलता है कि जो इंडियन या भारतीयों के बातों को अंग्रेजों के समक्ष क्या कर सके, रख सके, या भारतीयों का क्या डिमांड है उन डिमांड को अंग्रेजों से डिमांड के रूप में क्या कर सके। तो पहली बार ऐसी संस्था 1885 में बनी और इसका जो पहला मीटिंग हुआ बम्बई और उसके जो फर्स्ट चेयरमैन बने WC बनर्जी। उसके अलावा आप देखेंगे देश के कोने कोने में हर क्षेत्रों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल मीटिंग किया गया और हर मीटिंग में नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या होते गए, बढ़ते गए और कांग्रेस का जो है लोकप्रियता लोगों के बीच में धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कांग्रेस के में जो है मॉडरेट, गरम दल और नरम दल का क्या मतलब था, गरम दल नरम दल में कौन कौन से लोग थे, कांग्रेस का मीटिंग कहाँ कहाँ हुआ, उसके चेयरमैन कौन कौन से हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम लोग जो है एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थर्ड टॉपिक अगर आप आएंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। 1906 में ढाका में जो है मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है और धीरे धीरे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करते हैं, मिलजुल के मूवमेंट चलाना शुरू करते हैं। और इसका सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल था 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले अगर आप देखेंगे 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय था और फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले अंग्रेजों ने तुर्की से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके जो है खलीफा के पद पर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन अंग्रेज तो बहुत समझदार थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ वह उनके कार्यों में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। तो तुर्की में जो ये आंदोलन शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट, उसी का विस्तार इंडिया में भी था खिलाफत मूवमेंट। और ये खिलाफत मूवमेंट जो है मुस्लिम लीग के द्वारा इंडिया में स्टार्ट किया गया। बाद में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और या असहयोग आंदोलन के प्लेटफॉर्म से इन दोनों मूवमेंट को एक कर दिया गया और इस मूवमेंट में जो है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर जो है ये मूवमेंट चलाया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोटिव एक ही था कि कैसे देश को क्या किया जाए, फ्री किया जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजों को समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम को एक नहीं होने देना है, तो वह जो है अपना फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। इसका सबसे पहला जो प्रमाण था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 1909 का 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का व्यवस्था किया गया। और इस व्यवस्था में चुनाव लड़ने का भी अधिकार मुस्लिम को था और वोट देने का अधिकार भी मुस्लिम को था। कहीं ना कहीं ये जो है ये संप्रदायवाद का, कम्युनिज्म का जो है ये पहला बीज था, जिसका परिणाम जो है 1947 में दिखा। दो देश बना, भारत और पाकिस्तान। धीरे धीरे आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना आएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ही सिस्टम में प्रवेश करेंगे, वो शुरू में हिंदू मुस्लिम के समर्थक थे, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते जाता है उनका इंटेंशन जो है मुस्लिमों के प्रति हो जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में।
असहयोग आंदोलन के बारे में जो 1920 में हुआ। उसके अलावा अगर आप आएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। कौन सा आंदोलन बोलते हैं बच्चों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आप आएंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन या डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। महात्मा गांधी फिर से सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उसी दरमियान कम्युनल अवार्ड आता है, जिसके पक्ष में B.R. अम्बेडकर बोलते हैं और महात्मा गांधी इस बात का विरोध करते हैं। उसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए पूना पैक्ट होता है 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो उसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, जिसको गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में होते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया या भाग लिया, तो वो थे B.R. अम्बेडकर। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे, कौन सा ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया या जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। तो वह जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके अलावा अगर आप आएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो है काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई थी कि अब भारत में अंग्रेज जो है ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये सारे टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स हैं, जिसको हम लोग एक एक करके जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे मॉडर्न इंडिया में अगर आप आएंगे तो कुछ टॉपिक्स और हैं, जिसमें अगर आप आएंगे तो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया का हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कैसे बने। उसके अलावा अगर आप आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1946 से 1950, जिसको हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। पॉलिटी में भी ये टॉपिक हम लोग कवर करते हैं कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो कैबिनेट मिशन प्लान से लेकर 1950 तक कैसे कैसे जो है ये संविधान बना, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा कैसे कैसे जो है डिस्कशन डिबेट किए गए। ये सारे मुद्दे जो है हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वार्स इंडिया पाक, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, इंडिया चाइना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट या स्वतंत्रता के बाद के जो है ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स पॉलिटी में भी कवर हो जाते हैं और इकोनॉमिक्स में भी कवर हो जाते हैं, जिसको हम आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है सिलेबस में दिखा रहे हैं। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप आएंगे, विश्व के इतिहास में 3-4 मेजर टॉपिक्स है, जिसके लिए कोई अलग से जो है कुछ कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इस टॉपिक्स को हम लोग जो है क्लास लेक्चर में ही जो है उसी दरमियान जब नेशनल मूवमेंट का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उसी समय 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और ये रिवॉल्यूशन जो है हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक्स है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए।
हाउ टू स्टडी एंशियंट मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ईजली, कैसे आसानी से जो है हम लोग हिस्ट्री को क्या करें, तैयार करें। तो आइए देखते हैं आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप इसके लिए आएंगे तो ये देखिए डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले आपको पढ़ने का ज़रूरत क्या है, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास समय है तो आप 6 to 12 पढ़ें, और अगर समय नहीं है तो आप क्लास 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ें। पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर जाएंगे। किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी आप क्या करें, सॉल्व करें। उसके अलावा अगर आप आएंगे टीडीए पब्लिकेशन का बुक, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पब्लिकेशन का जो बुक मिलेगा आपको, हिस्ट्री का बुक मिलेगा, उस हिस्ट्री के बुक को आप क्या करें, पढ़ें। उसके अलावा जो टीचर आपको क्लास नोट्स देगा, क्लास नोट्स जो पढ़ाएगा, डिस्कस करेगा, कॉन्सेप्ट को बताएगा, वो आप उसी दरमियान बहुत सारे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करते चलते हैं। तो उस क्लास नोट्स को बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका टॉपिक बेहतर होते जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप क्लास नोट्स टीचर के द्वारा बताए गए, टीडीए पब्लिकेशन का बुक्स जो हिस्ट्री का आपको दिया जाएगा, और एनसीईआरटी बुक, और उसके अलावा एक काम आपको और करना है, वो आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने, एमसीक्यूज। एमसीक्यू आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जितना अधिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही एग्जाम में कंफर्टेबल आप महसूस करिएगा या कंफर्टेबल फील करिएगा। तो ऐसा करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा कि हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को हम लोगों ने देखा। उसके अलावा हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए कम समय में, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो हम लोगों ने देखा। और उसके अलावा आपका वेलकम है, आप हमारे क्लास में आएँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ें, और कैसे अच्छे तरीके से इंटरटेनमेंट के साथ जो है कैसे आप जो है इन टॉपिक्स को इजीली सीख जाइएगा, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लास नोट्स पढ़ना है, और टीडीए पब्लिकेशन का बुक्स पढ़ना है, और उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अधिक से अधिक सॉल्व करने हैं। तो बच्चों आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।